बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माशाल्लाह से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्लाह के फजल से अपने इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं और उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक जो है वो डीसी मशीन्स एंड बैटरीज़, उसके बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीसी मशीन्स एंड बैटरीज़ जो है इसका डायरेक्ट तल्लक आपके घरेलू इस्तेमाल में भी आता है और इंडस्ट्रियल एरिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लास में जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मशीन्स हैं, उनमें डीसी सप्लाई को फ्राहम किया जाता है और डीसी सप्लाई को फ्राहम करने के रास्तों का तयन किया जाता है। डीसी सप्लाई को फ्राहम करने के बाद उसकी जो मशीनरी है, जो मशीन्स हैं, उनकी ऑपरेटिंग को मद्देनज़र रखा जाता है। फिर अब उनकी ऑपरेटिंग को मद्देनज़र रखा जाता है तो फिर उनकी ऑपरेटिंग के रिलेटेड उनके पार्ट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। फिर जब उनके पार्ट्स को हम मद्देनज़र रखते हुए एक डिवाइस को जनरेट यानी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो जब वो डिवाइस आपकी प्रोडक्ट हो जाती है, बन जाती है, मैन्युफैक्चर हो जाती है, तो फिर वो डिवाइस आगे मार्केट में लोड के इस्तेमाल के लिए जो है वो अवेलेबल होती है। अब उसकी डिवाइस के मार्केट में आने के बाद उसकी वर्किंग कंडीशन यानी लोड के तौर पर इस्तेमाल होने के बाद उसमें किसी किस्म के कोई फॉल्ट पैदा होते हैं। उन फॉल्ट्स की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए हमें उनके फॉल्ट्स को तलाश करना होता है। अब उनके फॉल्ट्स को तलाश करने के लिए हमें बाय पार्ट्स यानी उस मोटर के या जनरेटर के एक एक हिस्से के मतलब इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मोटर और जनरेटर के उन हिस्सों के मतलब इल्म नहीं रखते तो फिर हम उसके फॉल्ट को तलाश नहीं कर सकेंगे और ना ही हम उसकी जो मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल है उसको जान सकेंगे और ना ही हम उसको फॉल्ट को दूर कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे लिए डीसी मशीन्स एंड बैटरीज़ के जो हमने पहले चैप्टर का आगाज़ किया हुआ है, यानी वो पहला चैप्टर है बुनियादी डीसी मशीन्स, जिसके अंदर तमाम डीसी मशीन्स जो हैं उनके रूल्स और उनके कवानीन और उनके काम करने के असूल व ज़वाबित और उनकी बनावट और उनकी बनावट के लिहाज से उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली वाइंडिंग्स और कंडक्टर्स और उनकी तरतीब जो है वो हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी एक मोटर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके बाकी जो मूवेबल पार्ट्स हैं और जो जो उसके साकन यानी जो कि स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर हमें वाइंडिंग्स को मद्देनज़र रखा जाता है, यानी कंडक्टर्स को लपेटा जाता है। कोई भी मोटर है चाहे जनरेटर है, उसके अंदर कॉइलों को लपेटा जाता है। तो कॉइलों के लपेटने के सारे अमल को हम वाइंडिंग कहते हैं। तो इस वाइंडिंग के मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉल्ट जब भी पैदा होगा तो वाइंडिंग में भी हो सकता है, उसके मूवेबल पार्ट्स में भी हो सकता है, उसके बैरिंग्स में भी हो सकता है, उसकी शाफ्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए इन मशीनों के मतलब हमें तफसील से जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इनके फॉल्ट्स को और इनकी बनावट को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये जो बुनियादी डीसी मशीन वाला आपका पहला चैप्टर है, ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों के तारफ़ के लिए आपको बयान फरमा रहा है। तो ये आज हम जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग्स और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग्स की इकसाम। आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और दो इकसाम में तकसीम कर देते हैं। एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। तो जो लैप वाइंडिंग है उसे मल्टी सर्किट वाइंडिंग भी कहते हैं और जो वेव वाइंडिंग होती है उसे हम टू वे सर्किट वाइंडिंग भी कहते हैं, यानी टू सर्किट वाइंडिंग। यानी जो लैप वाइंडिंग है उसका बेनिफिट ये होता है हमें कि उसको एक से ज़्यादा सर्किट्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये लैप वाइंडिंग की खुसूसियत होती है। और उसके बाद वेव वाइंडिंग जो होती हैं, वेव वाइंडिंग यानी वेव की शक्ल की तरह जिन कॉइलों को आर्मेचर के ऊपर वाइंड किया जाता है, लपेटा जाता है, वो दो सर्किट्स के साथ लिंक करती हैं। तो आपके सामने जो हमारा ये टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ
आर्मेचर वाइंडिंग, यानी टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में जो दो मेजर इकसाम हैं वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। नंबर 1 है लैप वाइंडिंग, नंबर 2 है वेव वाइंडिंग। अब हम इन दोनों वाइंडिंग्स में से सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लैप वाइंडिंग का। तो लैप वाइंडिंग क्या है, इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इसको आर्मेचर के अंदर किस तरह से वाइंड किया जाता है, इसके तरीके को जानना बहुत ज़रूरी है। लैप वाइंडिंग अमूमन 2 तहों वाली इस्तेमाल होती हैं, यानी सिंगल लेयर वाइंडिंग भी इस्तेमाल होती है और डबल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि सिंगल लेयर वाइंडिंग ऐसी वाइंडिंग होती है जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर एक स्लॉट के अंदर लपेटा होता है, वाइंड किया होता है। और इसी तरह डबल लेयर वाइंडिंग जो होती है, यानी 2 तहों वाली जो वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग जो होती है वो 2 कंडक्टर्स पर मुश्तमिल होती है। तो हमें वाइंडिंग करने का तरीका भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सीखना है और हम आपको वाइंडिंग करने का तरीका भी बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मैं आपको अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ कि लैप वाइंडिंग को क्या कहते हैं और लैप वाइंडिंग जो है उसकी खसूसियात क्या हैं। लैप वाइंडिंग की खसूसियात इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। हमें लैप वाइंडिंग के खसूसियात का अगर इल्म ना होगा तो हम लैप वाइंडिंग के काम करने के तरीके को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे कि लैप वाइंडिंग को करने का मकसद क्या है। और ये लैप वाइंडिंग अगर हम करते हैं किसी डीसी मशीन के अंदर तो वो क्या काम सरअंजाम देती है और वो लैप वाइंडिंग वाली जो डीसी मशीन है वो कैसे और किस तरीके से काम सरअंजाम देती है, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग आर्मेचर की ये 2 किस्म की हैं आपके सामने। नंबर 1 है लैप वाइंडिंग और नंबर 2 है वेव वाइंडिंग। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप वाइंडिंग के मतलब। ये लैप वाइंडिंग की डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें आप कि डबल लेयर फॉर एग्जांपल 2 कॉइलों को दिखाया गया है और ये उसका फ्रंट व्यू है। इसको हम यहाँ पर फ्रंट लिख देते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, फ्रंट वाला हिस्सा है और ये इसका है बैक। अब ये फ्रंट और बैक में आप देखते हैं, ये बैक और फ्रंट में आप देखेंगे कि कम्यूटेटर वाला जो हिस्सा होता है जिसके साथ कम्यूटेटर लिंक कर रहा होता है वो फ्रंट हिस्सा होता है। कॉइलों का फ्रंट वाला हिस्सा कम्यूटेटर के साथ हमेशा लिंक करता है। और ये कम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं, इनको हम नाम भी दे सकते हैं ए, बी और सी और डी, यानी ये सेगमेंट्स हैं। इन सेगमेंट्स के साथ ही जो है वो इन कॉइलों के फ्रंट वाले हिस्से जहां पर 2 सिरे आपस में मिल रहे होते हैं उनको इन सेगमेंट्स के साथ मिलाया जाता है। और जो कॉइलों के 2 सिरे मिल रहे होते हैं यही मिले हुए सिरे पैदा होने वाली ईएमएफ को कम्यूटेटर को फराहम करते हैं इन सेगमेंट्स के थ्रू। ये वो सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कॉपर के वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको मिलाकर इस कम्यूटेटर को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लैप वाइंडिंग का जिक्र करने वाले हैं कि लैप वाइंडिंग से क्या मुराद है और लैप वाइंडिंग की डेफिनेशन को आप किस तरह से बयान कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने कॉइल ली, 2 कॉइलें हैं। पहली कॉइल जो है उसका पहला सिरा कम्यूटेटर के पहले सेगमेंट के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है जी। यानी लैप वाइंडिंग से मुराद ऐसी वाइंडिंग है कि कॉइल का पहला सिरा कम्यूटेटर के पहले सेगमेंट के साथ लिंक करे और इसी तरह इसका दूसरा सिरा जो है, इसका जो दूसरा सिरा है ये दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ लिंक करे और ये दूसरे सेगमेंट के साथ इकट्ठे मिलकर जो है वो लिंक कर रहे हो। तो ऐसी वाइंडिंग को हम कहते हैं लैप वाइंडिंग। इसको मजीद सादे अल्फाज में आप बयान कर सकते हैं कि लैप वाइंडिंग से मुराद ऐसी वाइंडिंग है कि अगर कॉइल का एक पहला सिरा जो है वो पहले सेगमेंट के साथ, ठीक है जी, और पहले सेगमेंट का जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं कि ये कॉइल नंबर 1 का पहला सिरा आपके सामने, यहाँ पर डॉटेड लाइनों में मैंने मेंशन कर दिया है आपकी आसानी के लिए कि ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ, ठीक है जी। यानी पहले सेगमेंट में
पहला सिरा लिंक कर रहा है पहली कॉइल का और दूसरे सेगमेंट में जाकर ये ख़त्म हो रहा है जहां से पहला सिरा स्टार्ट हो रहा है दूसरी वाइंडिंग का, यानी दूसरी कॉइल का पहला सिरा स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह डिज़ाइन की जाने वाली जो वाइंडिंग होती है उसको हम लैप वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें। इस तरह से ही हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी बैक पिच और फ्रंट पिच के हवाले से और इनकी एवरेज पिच के हवाले से, और पिच से मुराद ये होता है फासला, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। पिच किसे कहते हैं? पोलों के दरमियान फासले को हम पोल पिच कहेंगे, कॉइलों के दरमियान फासले को हम कॉइल पिच कहेंगे। बैक पिच से मुराद ये होता है कि दो कंडक्टर्स के दरमियान, बैक पिच से मुराद ये है कि पीछे यानी कि कम्यूटेटर, ये आपके सामने बैक पिच है, यानी ये एक कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो फासला मौजूद होगा बैक साइड पर वो बैक पिच कहलाएगा, और इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जो फासला होगा फ्रंट साइड पर तो वो फ्रंट पिच कहलाएगा। तो बैक पिच और फ्रंट पिच जो होती है उसका डायरेक्ट तल्लक जो होता है वो कम्यूटेटर के साथ होता है। तो हमें कम्यूटेटर पिच का भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्यूटेटर पिच जो है वो लाजमी तौर पर हमने डिस्कस की है, वो इन फ्रंट वाले नहीं कम्यूटेटर जो है उसके उस साथ लिंक करने वाले जितने भी जो फ्रंट वाले कनेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान फासले को हम कम्यूटेटर पिच कहते हैं। तो यहाँ पर कम्यूटेटर फ्रंट साइड पर कॉइलों के साथ लिंक है। हम लैप वाइंडिंग का तज़किरा कर रहे हैं। लैप वाइंडिंग इस तरह से डिज़ाइन होती है कि लैप वाइंडिंग से मुराद ऐसी वाइंडिंग है कि जिसमें एक कॉइल का पहला सिरा कम्यूटेटर के पहले सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और उसी कॉइल का यानी कि पहली कॉइल का दूसरा सिरा कम्यूटेटर के दूसरे सेगमेंट के साथ जोड़ दिया जाए और जहां से दूसरे कंडक्टर का पहला सिरा स्टार्ट हो रहा हो, तो इस वाइंडिंग को हम कहते हैं लैप वाइंडिंग। तो ये लैप वाइंडिंग की सादी सी डेफिनेशन है जो मैंने 3 तरीक़ों से आपको बयान कर दी है। तो इन 3 सिंपल तरीक़ों से आप में से कोई भी तरीका जो अपना के उसकी डेफिनेशन को आप बयान कर सकते हैं। तो लैप वाइंडिंग जो है ये मल्टी सर्किट वाइंडिंग इसको इस वजह से भी कहते हैं कि मुख्तलिफ सर्किट्स के साथ लिंक कर सकती है। इसको आर्मेचर की डिज़ाइन के साथ इनको इस वाइंडिंग को मुख्तलिफ सर्किट के साथ लिंक भी किया जा सकता है। तो ये उसके साथ आपके सामने ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, यानी इसमें 4 पोल वाला, ये सामने आपके लैप वाइंडिंग में 4 पोल वाली डिवाइस बताई गई है। नंबर 1 ये आप देख रहे हैं, ये कार्बन ब्रशेस मैंने बनाए हैं आपके सामने डायग्राम में, और ये कॉइलों के जोड़े हैं, ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है, जिस तरह की ये आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। ठीक है जी, ये कॉइलें इस तरह कनेक्ट करके दिखा दी गई हैं कि इस तरह से हम एक लैप वाइंडिंग को सर्किट के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ लैप वाइंडिंग 4 पोल मशीन। यानी ये 4 पोल मशीन का एक इक्विवेलेंट सर्किट है। आपके सामने 2 कॉइलें और ये 2 कॉइलें, 2 कंडक्टर और ये 2 कंडक्टर, जो कि 4 कार्बन ब्रशेस के साथ मिले हुए हैं। तो इसकी सादी सी बनावट को आप ज़हन में रखिएगा कि अगर 4 पोल आपका 4 पोलों वाला अगर जनरेटर है या डिवाइस है तो उसके अंदर 4 ही कार्बन ब्रशेस इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि हर पोल के सामने जो है वो कॉइलें और कंडक्टर्स मौजूद होते हैं और उन कॉइलों में ईएमएफ पैदा होती है और उस ईएमएफ को हम कार्बन ब्रशेस की मदद से हासिल करते हैं। यानी 4 पोल हैं, 4 ही कॉइलें हैं और चारों ही कॉइलों के सिरों से हम कार्बन ब्रशेस की मदद से सप्लाई हासिल करते हैं। तो 4 पोल अगर होंगे तो पोलों की तादाद के बराबर ही जो है वो इसके अंदर कार्बन ब्रशेस की तादाद होगी, और इसी तरह इसमें पोलों की तादाद के बराबर ही जो है वो करंट के मतवाजी रास्ते मौजूद होंगे। यानी अब आपके सामने ये मौजूद है, ये दोनों मतवाजी हैं, यानी दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, लेकिन कितने रास्तों में करंट गुजर रही है? 1, 2, 3 और 4, यानी पोलों की तादाद के बराबर करंट गुजरने के रास्ते हैं। और इसी तरह ही करंट गुजरने के 4 रास्ते हैं
तो इसी पैदा होने वाली करंट को हम 4 रास्तों के जरिए 4 कार्बन ब्रशेस से हम हासिल करते हैं। यानी करंट पैदा होगी, 4 रास्तों से गुजरेगी, 4 रास्तों से होती हुई ये कार्बन ब्रशेस के अंदर से गुजरती हुई हम यहाँ से हासिल कर लेते हैं कि ये नेगेटिव कार्बन ब्रशेस हैं और ये पॉजिटिव कार्बन ब्रशेस हैं। तो यहाँ से हमने नेगेटिव और यहाँ से हमने पॉजिटिव साइकिल के लिहाज से करंट को हासिल कर लिया है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल जो करंट है ये फराहम की जा रही होती है कम्यूटेटर को, और कम्यूटेटर जो है वो उस पैदा होने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और हमें डीसी जनरेटर से डीसी पावर हासिल होती है। लेकिन ये सारा अमल किस में किया जा रहा है? लैप वाइंडिंग के अंदर। लैप वाइंडिंग की डेफिनेशन, लैप वाइंडिंग की बनावट आपके सामने मौजूद है, जिसको इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने बयान किया हुआ है कि ये ऐसा सर्किट है जिसमें जो 4 पोल हैं, 4 पोलों की तादाद के बराबर ही करंट गुजरने के मतवाजी रास्ते होते हैं, और इन्हीं करंट गुजरने के मतवाजी रास्तों के बराबर ही कार्बन ब्रशेस की तादाद होती है, वो होती है 4। यानी 4 पोल, 4 करंट गुजरने के रास्ते और 4 ही आपके कार्बन ब्रशेस हैं जिनकी मदद से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव सप्लाई हासिल कर रहे होते हैं। तो ये लैप वाइंडिंग का एक सर्किट है जो कि आपके सामने इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो बयान किया जा रहा है। अब इस लैप वाइंडिंग की खसूसियात का हमें बहुत इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि खसूसियात क्या हैं इस सर्किट की, इस लैप वाइंडिंग की खसूसियात क्या हैं, और इनकी खसूसियात यानी कि करैक्टरिस्टिक्स जो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने मैंने तकरीबन 12 पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है आपकी आसानी के लिए कि आप 1 बाय 1 आप डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस लैप वाइंडिंग में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। तो हम खसूसी जो आपकी खासियत है इसकी, पहले पॉइंट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि पोलों की तादाद के बराबर करंट के रास्ते मौजूद होते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर 4 कार्बन ब्रशेस हैं, तो इस डिवाइस के अंदर 4 पोल हैं, तो पोलों की तादाद के बराबर 1, 2, 3 और 4 4 करंट के गुजरने के मतवाजी रास्ते मौजूद होते हैं। तो ये इस सर्किट की पहली खसूसियत है। तो 4 रास्ते मौजूद हैं और सारे ही पैरेलल में हैं। तो इस लैप वाइंडिंग की एक बहुत अच्छी खसूसियत ये होती है कि इसको बहुत ज़्यादा करंट पर इस्तेमाल किया जा सकता है और कम वोल्टेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसकी बड़ी अच्छी और बेहतरीन खसूसियत है जिसको आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यानी पोलों की तादाद के बराबर करंट के गुजरने के 4 रास्ते हैं, ये पहली खसूसियत। इसके बाद दूसरी खसूसियत में देखते हैं 2 गुना और 3 गुना वाइंडिंग। अगर हम जनाब इस वाइंडिंग में यहाँ पे देखें 2 गुना है, अगर इसी वाइंडिंग को हम 3 गुना भी कर देंगे तो इसी लिहाज से करंट के गुजरने के रास्तों की तादाद में भी क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। यानी जितनी वाइंडिंग बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज़्यादा करंट के रास्ते भी बढ़ते जाएंगे। ये इस सर्किट की खसूसियत है। तो उतना ही ज़्यादा इस जो डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा करंट पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये इसकी खासियत है। पॉइंट नंबर 3 पर देखते हैं कि तमाम रास्ते जो होते हैं वो मतवाजी होते हैं। करंट के तमाम गुजरने के रास्ते आपके सामने ये देखें, ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, पैरेलल कंडीशन में हैं। तो ये सारे के सारे जो रास्ते हैं करंट गुजरने के, ये मतवाजी में हैं। तो इन मतवाजी सर्किट्स के अंदर जो टोटल वोल्टेजेस हैं, ये आपके सामने मैंने फार्मूला एक लिखा हुआ है, VT से मुराद टोटल वोल्टेजेस हैं इज इक्वल टू V कॉइल। यानी तमाम कॉइलों के जो वोल्टेजेस हैं गुजरने वाले वो टोटल वोल्टेजेस के बराबर होते हैं। क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट के वोल्टेजेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी वो सेम होते हैं। यानी तमाम कॉइलों के जो वोल्टेजेस होंगे वो टोटल वोल्टेजेस के बराबर होंगे। तो ये इसकी तीसरी खासियत है। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि कुल करंट हर रास्ते की करंट के मजमूए के बराबर है। यानी कुल करंट, अब यहाँ पर 4 मुख्तलिफ करंट्स हैं, क्योंकि करंट गुजरने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। तो हर रास्ते में करंट जो है वो अलग है। करंट को हम यहाँ से इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि I1, I2,
I3 I4। तो यहां पर हम इनको प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो फिर हमारे पास टोटल करंट हासिल होगी। यानी तमाम रास्तों की करंट्स को जमा करने के बाद हमें टोटल करंट हासिल होती है। ये चौथी खासियत बयान कर रही है। यानी कुल करंट हर रास्ते की करंट के मजमूए के बराबर होती है। इस सर्किट की ये खासियत होती है। आगे पॉइंट नंबर 5 पर आप देखते हैं कि ज़्यादा करंट और कम वोल्टेजेस। ये खासियत मैंने अभी आपको बताई कि ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा करंट पर इस्तेमाल किया जाता है और कम वोल्टेज ये फराहम करते हैं। ये इन सर्किट्स को, इन वाइंडिंग्स का, लैब वाइंडिंग्स का ये फ़ायदा होता है। तो ये आगे छठे पॉइंट पर आप देखेंगे कि बैक वाई बी से मुराद है, जो पिच को हम वाई से ज़ाहिर करते हैं, और बी से मुराद यहाँ पर बैक है। यानी बैक पिच और फ्रंट पिच। वाई एफ से मुराद है, वाई जो है वो पिच को ज़ाहिर कर रहा है और एफ जो है वो फ्रंट को ज़ाहिर कर रहा है। यानी बैक पिच और फ्रंट पिच जो है वो ताक अदाद के अंदर ज़ाहिर किए जाते हैं। जब इन वाइंडिंग्स को डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो ताक अदाद में हम इस वाइंडिंग को स्लॉट्स के अंदर जो है वो वाइंड करते हैं। तो फ्रंट पिच में और बैक पिच में जो है वो ताक अदाद में इन वाइंडिंग को वाइंड किया जाता है। और यही जो ताक अदाद में वाइंड की जाने वाली जो वाइंडिंग्स होती हैं, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, मुखालफ होती हैं। यानी जो इसके कंडक्टर्स को डिज़ाइन किया जाता है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि मुखालफ होते हैं। तो इनमें दो का फ़र्क पाया जाता है। यानी दो का फ़र्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ये मौजूद कितनी कॉइलें हैं? दो। तो हर कॉइल में दो का फ़र्क पाया जाएगा, फ्रंट पिच पे भी और बैक पिच पे भी और फ्रंट पिच पे भी। ताक अदाद में एक दूसरे के ये मुखालफ होती हैं और इनमें दो का फ़र्क पाया जाता है। ये इसकी छठी खसूसियत थी। ये आगे सातवीं खसूसियत में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट पिच है, रिजल्टेंट पिच से मुराद यानी फ्रंट और बैक जो है दोनों पिचेस, यानी दोनों की कॉइलों के दरमियान जो फासले हैं, फ्रंट वाली कॉइलें और बैक वाली कॉइलों के दरमियान जो फासले हैं, वो एक रिजल्टेंट यानी कि टोटल जो फासला जो बनता है वो क्या होता है, वो बैक पिच और फ्रंट पिच के फ़र्क के बराबर होता है। यानी ये रिजल्टेंट पिच जो होती है वो बैक पिच और फ्रंट पिच के फ़र्क के बराबर होती है। आगे पॉइंट नंबर 8 पे आप देखते हैं कार्बन ब्रशेस की तादाद जो है वो पोलों की तादाद के बराबर है। ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ये भी इसकी इस सर्किट की लैब वाइंडिंग की खासियत है कि पोलों की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो इसमें कार्बन ब्रशेस की तादाद में भी क्या होता जाएगा, अजाफा, और उतना ही इसमें से करंट गुजारने के रास्तों में भी क्या होता जाएगा, अजाफा होता जाएगा। ये ऐसी वाइंडिंग है जिसमें कार्बन ब्रशेस की तादाद पोलों की तादाद के क्या होती है, बराबर होती है। आगे है पॉइंट नंबर 9 पर, कम्यूटेटर सेगमेंट्स की तादाद जो होती है वो कॉइलों की तादाद के बराबर होती है। यानी फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कॉइलें हैं, ठीक है जी। तो कितने कंडक्टर्स इसकी कॉइलों के साथ लिंक कर रहे हैं, उतने ही कंडक्टर्स के लिहाज से कम्यूटेटर के सेगमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है। ये आपके सामने 1, 2 और 3 कंडक्टर्स लिंक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर A, B और C सेगमेंट्स जो है वो बना लिए हैं। यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। 1, 2 और 3 सेगमेंट्स, यानी जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स की तादाद होती है वो कॉइलों की तादाद के बराबर होती है। जितनी ज़्यादा कॉइलें होंगी उतने ही ज़्यादा कम्यूटेटर के हिस्से होंगे। आगे इस ये लैब वाइंडिंग की यह खुसूसियत है। पॉइंट नंबर 10 पे देखें आप, ये वाई ए से मुराद है एवरेज पिच। अब एवरेज पिच को हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरेज पिच नहीं मालूम हमें हर किस्म की पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, कॉइलों की पिच का भी पता लग जाए तो हमें टोटल एवरेज पिच का पता लगता है कि पूरे सर्किट की और पूरी लैब वाइंडिंग की जो है वो आपकी एवरेज पिच क्या है। तो इसमें एवरेज पिच का फार्मूला मेंशन कर दिया है। यानी वाई ए से मुराद है एवरेज, वाई से मुराद है पिच। वाई ए इज इक्वल टू बैक पिच प्लस फ्रंट पिच ओवर 2। अब ये 2 से मुराद यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉइलों का कितने जोड़े हैं जी, 2 जोड़े हैं। तो कॉइलों के
दो जोड़े और इनमें दो का ही फ़र्क पाया जाता है और इनको दो के साथ हमने बैक और फ्रंट पिच को जमा किया और दो के साथ क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास ये पोल पिच हासिल होती है। ये जो एवरेज पिच है ये पोल पिच के क्या होती है, बराबर होती है। तो वो क्या होता है, Z/P। पोल पिच को हमने लास्ट डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल पोल पिच को हम किस तरह से मालूम करते हैं कि उसको टोटल कंडक्टर्स की तादाद को पोल्स की तादाद के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें पोल पिच हासिल हो जाती है। यानी हर पोल के सामने कितने कंडक्टर हैं ये हमें पता लग जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर एवरेज पिच भी हमें मालूम करनी होती है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो ये बराबर होता है पोल पिच के। तो पोल पिच का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, यानी G/P, यानी G से मुराद कंडक्टर्स की तादाद है और P से मुराद पोल है। आगे जनाब 11 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स बड़े अहम हैं इनमें, क्योंकि फ्रंट पिच और बैक पिच का बड़ा अमल दखल है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये बैक पिच है, यानी ये पीछे वाला हिस्सा है कॉइलों का और ये फ्रंट वाला हिस्सा है कॉइलों का। पीछे वाले हिस्सा और फ्रंट वाले हिस्से की पिच जो है, यानी दोनों इन दोनों कॉइलों के दरमियान फ्रंट वाले हिस्से पर फासला और बैक वाले हिस्से पर फासला, ये जो कि कम्यूटेटर के लिहाज से होता है, इनके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि YF जो है वो बैक पिच से बड़ा है, यानी बैक पिच जो है अगर फ्रंट पिच से कम है, यानी ये आपके सामने मौजूद है, ये बैक पिच लेस देन है फ्रंट पिच से, यानी बैक पिच जो है वो फ्रंट पिच से छोटी है, कम है। तो या इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि YB = YF-2, यानी जो चीज़ कम होती है उसमें से जो वैल्यू होती है, जिस तरह कि ये दो के साथ डिवाइड कर रहे हैं, दो का फ़र्क है, दो को जमा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो आपकी बैक पिच है वो फ्रंट पिच से कम होगी तो हम उस फ्रंट पिच से दो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैक पिच की वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये आपके सामने एक फार्मूला है और आपके सामने एक ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला फार्मूला है। हम ये भी फार्मूला यूज़ करते हैं और ये भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बैक पिच जो है वो बराबर होती है फ्रंट पिच को -2 से हम कर देते हैं, फ़र्क मालूम कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाती है, कम्यूटेटर पिच जो होती है वो -1 के बराबर हो जाती है, यानी कम्यूटेटर जो है वो मनफी सप्लाई में फ्राहम करता है, यानी वो मनफी साइड पर चला जाता है। अगर जनाब बैक पिच यानी पीछे वाली जो कॉइलों का फासला है वो फ्रंट वाली कॉइलों से कम हो तो फिर हम फ्रंट वाली कॉइलों से दो को माइनस करेंगे और वो कम्यूटेटर के दरमियान जो फासला होता है वो कॉइलों का वो -1 में चला जाता है, यानी वो माइनस वैल्यू को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 12 पे देखें, ये बैक पिच फ्रंट पिच से कम है, छोटी वैल्यू है, और पॉइंट नंबर 12 में आप देख रहे हैं कि बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर पहले कम है, अब यहाँ पर है ज़्यादा। तो जब बैक पिच फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है तो फिर जनाब फ्रंट पिच में हम दो को जमा करते हैं। जब वैल्यू कम हो तो फ्रंट पिच में हम दो को माइनस करते हैं और जब वैल्यू बैक पिच की ज़्यादा हो फ्रंट पिच से तो फिर हम दो को फ्रंट पिच में जमा करते हैं जो कि YB के बराबर होती है। तो फिर कम्यूटेटर में क्या सूरत हाल होती है, कम्यूटेटर से हमें प्लस वैल्यू हासिल होती है, प्लस सप्लाई हासिल होती है, जिस तरह के YC से मुराद है कम्यूटेटर पिच जो कि +1 को ज़ाहिर कर रही है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी खसूसियात इसके अंदर पैदा होने वाले अमल को भी ज़ाहिर कर रही हैं, यानी खसूसियात भी हैं और लैप वाइंडिंग का अमल भी इसमें ज़ाहिर हो रहा है। और ये लैप वाइंडिंग की डायग्राम, ठीक है जी, यानी उसको कम्यूटेटर के साथ लिंक करके बताया गया है, इसी के अंदर उसकी डेफिनेशन है। और ये जनाब उस अपना लैप वाइंडिंग का इक्विवेलेंट सर्किट है जो कि वाइंडिंग मशीन के अंदर की गई है। तो लैप वाइंडिंग इंतहाई ज़रूरी होती है DC मशीन के अंदर, क्योंकि ये मल्टी सर्किट वाइंडिंग है, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इस वजह से इनकी खसूसियात का, ठीक है जी, जो वन बाय वन हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इनके मतलब जाना बहुत ज़रूरी था। और हम अल्लाह के फजल से अब आने वाले जो लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में इसकी तरतीब के मतलब डिस्कस करेंगे कि इस लैब वाइंडिंग को किस तरतीब के साथ वाइंड किया जाता है, यानी वाइंडिंग करने का तरीका क्या है। ये तो थी लैब वाइंडिंग की वजाहत। अब इस वाइंडिंग को करने का तरीका क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ इस लैब वाइंडिंग की जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट से और उसके जो बनावट का सर्किट है उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो लैब वाइंडिंग के मतलब आपने उनकी खसूसियात से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। हम इंशाल्लाह आप वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर, हर आने वाली नई वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।